सो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आइए एक फिर से साइंस के धमाकेदार नए सेशन में आपका बिल्कुल ही स्वागत है। यह हमारा सेशन 6, आप कह सकते हैं क्लास 6। आप अगर बीपीएससी, जेएसएससी या फिर रेलवे की प्रिपरेशन में लगे हो तो यह हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 10 एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। आप अगर इस बार बीपीएससी दे रहे हो, जैसे कि 30 अप्रैल को डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है, आप उसको कैसे क्रैक करोगे? सो इजी टू क्रैक सेशन में आपका फिर से वेलकम है। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप हमारे एमिनेंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर हमारे क्लासेस की नोटिफिकेशन जाती रहे और आपको क्लास मिलता रहे। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और यह साइंस का धमाकेदार सेशन है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी में जुटे हो, बीपीएससी की तैयारी में जुटे हो, जेएसएससी की तैयारी में जुटे हो या फिर अगर आप रेलवे की तैयारी में लगे हुए हो, तो आप अगर चाहते हो 20+ मार्क्स ऐड करना जेएसएससी में और अगर 35 मार्क्स ऐड करना चाहते हो बीपीएससी में, तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। आइए मैं अपने बारे में आपको इंट्रोड्यूस करूं। हु आई एम माई सेल्फ अजीत मेहता। कई लोग मुझे जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं वो आज जान जाए। आई हैव डन माई बीएससी केमिस्ट्री एंड एमए इकोनॉमिक्स। इंटरेस्टेड एरिया ऑफ टीचिंग हमारा रहा इकोनॉमिक्स, साइंस, इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी। ये हमारी साइंस की क्लासेस चल रही डियर। इसके बाद मैं बहुत जल्द आपकी सीरीज को, अच्छे क्वेश्चन की सीरीज को लेके आऊँगा। टॉप 10 इकोनॉमिक्स क्वेश्चन को मैं लेके आऊँगा, वह भी आपके बीपीएससी के लिए फायदेमंद होगा डियर। ओके, आप फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 2020 की गेम है डियर। साइंस कंप्यूटर की क्लासेस भी आपको मिल रही होगी। सो ऑल ऑफ अस डू नॉट डू, हम लोग हर कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ड्रीम को बड़ा रखना है तो आप जरूर कुछ कर सकते हैं। ओके, आइए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल चेंज? निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिक्रिया परिवर्तन का उदाहरण है? इस तरह के क्वेश्चन कई बार आपको मिलते हैं कि दिए गए विकल्पों में से बताएं कौन सा रासायनिक अभिक्रिया या फिर आप बता सकते हो कि भौतिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो मैं दोनों कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखता हूं कि कब आप कह सकते हो कि वह केमिकल रिएक्शन चेंज है, कब वह कह सकते हो फिजिकल रिएक्शन चेंज है। तो आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब आयरन के ऊपर जो जंग लग जाती है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, आयरन को आप अगर चुंबक बनाओ, चुंबक में बनाओ तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन या हीटिंग ऑफ आयरन, आपको बताना है इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है। डियर मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना और आपको हमेशा ये काम आएगा। देखो, जब कभी भी किसी तरह का रिएक्शन हो और उस रिएक्शंस के बाद वह अपनी जो स्टेटस है उस स्टेटस को खो दे और उस स्टेटस पर वह वापस ना लौट पाए, तो उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे अगर रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर आयरन में जंग लग रहा है अगर, तो फिर ये जंग को छुड़ा दो तो क्या वह प्योर आयरन में बदल सकता है? क्या कभी नहीं बदलेगा। ओके, चुंबक की बात करोगे, मैग्नेटाइज ऑफ आयरन, तो अगर चुंबक को, उसके चुंबक तो गुण को खत्म कर दो तो वह आयरन में तो आ जाएगा। इसका मतलब यह भौतिक अभिक्रिया है, ना कि रासायनिक अभिक्रिया है। मीन्स रासायनिक अभिक्रिया ऐसे हुई कि जब वह अपने प्रीवियस स्टेट में वापस न लौटा। जैसे मेल्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को अगर पिघलाते हो तो वो मेल्ट करता है, अगर उसे छोड़ दो तो फिर वो आयरन बन जाएगा। हीटिंग ऑफ आयरन, आयरन को गर्म करो फिर ठंडा कर दो तो अपने रूप में आ जाएगा। लेकिन जंग लगे हुए लोहे को जंग छुड़ा भी दो तो लोहा अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगा। दैट्स वाई रस्टिंग ऑफ आयरन इज योर आंसर। सो रस्टिंग ऑफ आयरन करेक्ट। तो रस्टिंग ऑफ एन आयरन ऑक्साइड इज यूजुअली रेड ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय द रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन। ये कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि रस्टिंग ऑफ जो आयरन होता है वह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो वह किसका है? आयरन, आयरन एंड ऑक्सीजन का वह क्या है? एक उदाहरण है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और एयर मॉइस्चर। सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज। राइट, तो ये क्या होता है? आयरन ऑक्साइड और स्पेशली रेड ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है
तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन में किसका निर्माण होता है? आप क्या बोलिएगा? रेड ऑक्साइड में निर्माण होता है। इसके लिए क्या है? आयरन और ऑक्सीजन के रिएक्शन करते हैं। अब आयरन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, वह एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। और आपको मैं बताता चलूं कि रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है डियर, वैसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्रिया एक साथ होती होगी। ओके, और आपको पता है ऑक्सीडेशन की ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को दान दिया जाता है, और रिडक्शन ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये दोनों क्रिया एक साथ होती है, तभी आपका क्या होता है डियर? रेड ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और रेड ऑक्साइड का बनना ये आयरन की रस्टिंग की क्रिया कहलाती है, और यह पुनः फिर अपने स्टेट में नहीं आ सकता है, इसलिए यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्लियर डियर? सो योर आंसर इज रस्टिंग ऑफ आयरन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जैसे आप देखो कपूर को जलाते हो, और जब कपूर फिर जलने के बाद क्या अपने स्टेज में आती है, तो कपूर का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन बर्फ का पिघलना एक भौतिक अभिक्रिया है। क्लियर? आइए, इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑर्गन बोमेन्स कैप्सूल इज फाउंड? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस अंग में बोमेन्स कैप्सूल पाया जाता है? लीवर, किडनी, हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। डियर, आप जब भी देखोगे नेफ्रॉन के अगर आप फिगर को बनाते हो, ओके, तो जब आप एक नेफ्रॉन की फिगर को बनाते हो, इस तरह से आपका नेफ्रॉन बनता है। ओके, नेफ्रॉन डियर आपका यूनिट होता है, किसका यूनिट है डियर? तो ये आपका किडनी की यूनिट होती है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के फिगर को आप बनाओगे ना, तो इस तरह का निकलता है, और ये वाला जो पोर्शन होता है जिसमें आप जाके सारे वेस्ट मटेरियल्स जो है फिल्ट्रेशन होते हैं, इसे कहा जाता है बोमेन्स कैप्सूल। तो आप इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि बोमेन्स कैप्सूल किसका पार्ट होगा? लीवर का, किडनी का, हार्ट का या स्मॉल इंटेस्टाइन का? यह पार्ट होगा डियर किडनी का। राइट, नेक्स्ट। सो ईच किडनी इज मेड अप ऑफ, अगर बात करते हैं कि किडनी जो होता है वह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, या इसे रीनल ट्यूब कहा जाता है। जैसे मैंने फिगर बनाया, दैट फिगर इज नॉन द रीनल ट्यूब। A nephron is the structural functional unit of kidney. The cup-shaped upper end called Bowman's capsule has a network of capillaries within it called the glomerulus. The glomerulus is a knot of capillaries formed from the arteries which brings blood containing waste and excess water to the kidney. So Bowman's capsule leads to into a tubular structure. तो Bowman's capsule एक tubular structure है। Which among the following cell is capable to develop in any type of the cell? देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रकार की सेल हमारे बॉडी में पाई जाती है जो आपके किसी भी सेल में परिवर्तित होने की क्षमता रखता है? क्या उसे इंडोथेलियल सेल कहते हैं, इंडोडर्मल कहते हैं, स्टेम सेल्स कहते हैं, या नन ऑफ दिस? इंडोथेलियल डियर आपके अंदर वाले पार्ट हो गए। ओके, इंडोडर्मल आपके डर्मल के पार्ट हो गए, जैसे आपके होते हैं ना स्किन के पार्ट होते हैं, एक्सोडर्मल, मेसोडर्मल और इंडोडर्मल। ओके, और स्टेम सेल डियर, स्टेम सेल आपको कहाँ पाए जाते हैं? तो स्प्लीन के अंदर ये बनता है, सॉरी ये बोन मैरो के अंदर बनता है। किधर बनता है डियर? तो बोन मैरो के अंदर स्प्लीन का फॉर्मेशन होता है। आपने सुना होगा स्टेम सेल प्रिजर्वेशन। सो स्टेम सेल एक ऐसा सेल है जो किसी भी नए सेल में परिवर्तित हो सकता है। मान लो आपको सेल डिजनरेशन की समस्या हो गई है, ओके, कैंसर की समस्या हो गई है, ऐसी स्थिति में आपके सेल काफी डिजनरेट्स कर रहे हैं, डिग्रेड्स कर रहे हैं। इस सेल को रीजनरेट करने के लिए अगर आप स्टेम सेल को चाहोगे तो यह रीजनरेट हो सकता है। इसलिए आजकल देखोगे स्टेम सेल प्रिजर्वेशन किया जाता है, ताकि आपको आने वाले समय में अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, इस स्टेम सेल से आपके उस टिश्यू को, उस सेल को जनरेट किया जा सकता है। तो स्टेम सेल्स एक ऐसा सेल्स होता है आपके बॉडी में जो रीजनरेट होके नए सेल का निर्माण कर सकता है, और इसलिए इसे रीजनरेटिव सेल कहा जाता है। और इस स्टेम सेल का निर्माण आपके पास होता है बोन मैरो के अंदर। द स्टेम सेल इज ए सेल with the unique ability to develop in any type of cell. Okay, in the future they may be used to replace cell
and tissues that have been damaged or lost due to disease। तो किसी खास बीमारी के कारण, किसी क्रॉनिक डिजीज के कारण अगर वह सेल लॉस्ट कर जाता है, अगर वह टिश्यूज लॉस्ट कर जाता है, तो इसको रीजनरेट किया जा सकता है स्टेम सेल से। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ओके, Which among the following does not fall in the category of morbid fear or phobia? निम्नलिखित में कौन रुग्ण भय या फोबिया की श्रेणी में नहीं आता है? हालांकि नाम उनका फोबिया से है, फोबिया मतलब होता है डर, लेकिन वह डर की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। यह काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली फोबिया देख के सभी लोग मार देते हैं, वो क्या है, डर वाली बात। इसमें तो सभी कोई फोबिया है, लेकिन इसमें तो एक ऐसा है जो फोबिया नहीं है या एक तरह का फियर नहीं है। तो क्लस्ट्रोफोबिया, फोटोफोबिया, एल्गोफोबिया और एंथोफोबिया, आपको इसमें से बताने हैं कौन सा फोबिया का पार्ट नहीं है या जिसे फोबिया नहीं कह सकते हैं। वो होगा डियर फोटोफोबिया। अगर बात करोगे, फोटोफोबिया इज नॉट ए फियर, इट एक्सेसिव सेंसिटिव टू लाइट। अगर आप किसी व्यक्ति को लाइट से काफी ज्यादा सेंसिटिव है, मतलब उसको लाइट पसंद नहीं है, लाइट में रहना नहीं चाहता है, या एवर्सन टू सनलाइट और वेल लिट प्लेसेस है, मतलब वो क्या है, उसको फोटोफोबिया कहा जाता है। लेकिन यह एक प्रकार का डर नहीं है, यह एक प्रकार का एलर्जी हो गया या कोई अदर सिम्टम्स हो गया। लेकिन क्लस्ट्रोफोबिया फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस, मतलब किसी व्यक्ति को अगर आप बंद कमरे में रख दो और उसको खाली धमका दो कि तुमको मैं बंद कमरे में डाल दूंगा, तो वो काफी डर जाएगा, क्योंकि बंद कमरे से उसे डर लगता है। एल्गोफोबिया फियर ऑफ पेन, मतलब दर्द से उसको काफी डर लगता है, मतलब वो नहीं, दर्द को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो डर से उसको वह लगता है। और एंथ्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ फ्लावर, किसी व्यक्ति को फ्लावर से ही डर लगता हो, हालांकि ऐसे रेयर मिलते होंगे, लेकिन अगर उसे फ्लावर से डर लगता होगा तो डेट इज नॉट एंथ्रोफोबिया, राइट। फटाफट डियर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एमिनेंट ट्यूटोरियल, ताकि ये टॉप 10 की सीरीज चल रही है, 100% आपके एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। द मोस्ट पॉपुलर 0 कैलोरी शुगर सब्स्टिट्यूट्स इन द मार्केट आर मेड अप ऑफ क्या है, सुक्रालोज, क्या डियर, सुक्रालोज एज एन आर्टिफिशियल स्वीटनेस। व्हाई सुक्रालोज ओके डज नॉट हैव कैलोरी? देखो कहता है, पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये आ जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो शुगर फ्री जो आप लेते हो वो किसका बना होता है, दैट इज सुक्रालोज का बना होता है। शुगर फ्री बिस्किट भी होगा तो सुक्रालोज का बना होगा। लेकिन क्या कारण है कि यह कैलोरी नहीं दे पाता है? क्या वजह है कि आपके बॉडी में यूज होने के बाद भी यह कैलोरी नहीं दे पाता है? इसके पहले क्वेश्चन दिया, बिकॉज सुक्रालोज इज 600 टाइम्स स्वीटनर देन सुक्रोज नेचुरल सुगर एंड थस इट अलाउ the quantity give the same taste but 0 calorie when it digested in the body। दूसरा है, because the chemical composition of sucralose is such that its oxidation gives fewer calories in the body compared to the sucrose, because sucralose is not a carbohydrate, because sucralose is not digested in the body। आपको बताने हैं इनमें से कौन सुटेबल्स होंगे। तो आंसर होगा डियर, बिकॉज सुक्रालोज जो है आपके शरीर में डाइजेस्ट होता ही नहीं है। तो जब डाइजेस्ट नहीं होता है तो आपका शुगर का टेस्ट ले लिए, वह डाइजेस्ट होगा नहीं, तो ग्लूकोज आपकी बॉडी में जाएगा ही नहीं, इसी वजह से कैलोरी बढ़ेगी नहीं। तो डायबिटिक पेशेंट को सुक्रालोज दिया जाता है, जिसमें आप शुगर फ्री चाय के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हो, राइट। द मोस्ट पॉपुलर 0 कैलोरी शुगर सब्स्टिट्यूट इन द मार्केट आर मेड अप ऑफ सुक्रालोज एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर, इसे कहा जाता है। अब एक और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर किसे कहा जाता है, तो सुक्रालोज को कहा जाता है। सुक्रालोज डज नॉट हैव कैलोरिक बिकॉज सुक्रालोज इज नॉट डाइजेस्टेड इन द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, यूरिया इज वन ऑफ द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी। आपको पता होगा हमारे शरीर का जो यूरिन है उसमें यूरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स होता है। इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑर्गन्स यूरिया इज फॉर्म, आपको बताना है इस यूरिया का निर्माण किधर होता है। यूरिया हमारे शरीर में मूत्र के प्रमुख घटकों में से एक है, निम्नलिखित में से किस अंग में यूरिया बनता है, ये आपको बताने हैं। किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड लीवर। तो एक तो क्लियर हो गया डियर कि लीवर का कंसर्न है हमारा, तो लीवर तो नहीं होगा। सो आंसर क्या होगा,
किडनी। ओके, आंसर क्या होगा डियर? किडनी के अंदर यूरिया का फॉर्मेशन होता है। यूरिया इज ए नाइट्रोजनस बेस। सबसे पहले एक सवाल और आ सकता है, यूरिया किस तरह का नाइट्रोजन वेस्ट है? तो आप बोलोगे यूरिया एक तरह का नाइट्रोजनस वेस्ट है दैट इज प्रोड्यूस इन द लीवर। Urine is produced in the kidney. We not hear that the uric acid is extracted as a crystal to convert water by many terrestrial animals. However, human and earthworm release nitrogen waste in the form of urea. तो आपको बताने हैं कि यूरिया इज वन ऑफ द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूरिया इज फॉर्म? तो यूरिया किधर बनता है डियर? तो आप देख सकते हो यूरिया इज फॉर्म इन द लीवर। ओके, सो आंसर डियर आपका क्या होगा? सॉरी ये मिस्टेक से है, आंसर क्या होगा? लीवर। और यूरिन का फॉर्मेशन किधर होता है? किडनी के अंदर होता है। क्लियर? इन ह्यूमन बॉडी द मेन टारगेट ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इज। मानव शरीर में एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का मुख्य लक्ष्य क्या है? हार्ट, किडनी, लीवर या स्प्लीन? देखो आप देखते हो इस तरह का अगर आपके पास किडनी है ना, तो यहाँ पे एंटी डाययूरेटिक जो होता है वो लूप ऑफ हेनले को फैला देता है। जैसे लूप ऑफ हेनले इसका फैल जाता है तो वैसो डायलेशन हो जाता है, जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। तो ह्यूमन बॉडी में जो एंटी डाययूरेटिक है जैसे हाइड्रोक्लोरो हाइड्रो हाइड्रोक्लोरो क्लोरोथियाजाइड जो आपका एक तत्व है, ओके, इसके द्वारा ही डाययूरेटिक्स का काम किया जाता है। तो आपको बताना है दैट इज किडनी। तो डाययूरेटिक्स कहाँ पे काम करता है? लूप ऑफ फैलने में। और लूप ऑफ फैलने में क्या काम करता है? वेजो डायलेटर का काम करता है। सो एडीएच एंटी डाययूरेटिक्स इज रिलीज लेस यूरिन एक्सेप्टेड। तो जब जैसे एंटी डाययूरेटिक करोगे तो क्या होगा? इसका नली फैल जाता है, फैलने के कारण कम यूरिन पास होता है। मीन्स आपका ब्लड प्रेशर जो होता है, ब्लड प्रेशर आपको इससे नियंत्रित हो जाता है। और जो बेस्ट यूज होता है हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड HCZ is most important diuretics. Okay. Which of the following branches of biology study the joint of bones? अब देखो बोन के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? आप जो समझ सकते हो ऑस्टियोलॉजी। अब हम ज्वाइंट की बात करते हैं तो जो ज्वाइंट पेन होता है वो किसके कारण होता है? तो आप बता सकते हो कि अगर किसी पेशेंट को अर्थराइटिस है तो ज्वाइंट पेन हो सकता है। तो आपको बताना है कि यह हड्डियों के जोड़ का अध्ययन जीव विज्ञान के निम्नलिखित में से किस शाखाओं में होता है? ओके, ऑटियोकोलॉजी, एरेनोकोलॉजी, एथ्रोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। ओके, आपको बताने हैं। सो ऑटोक्योलॉजी, ठीक है, ऑटोक्योलॉजी इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज द इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट। सो ये तो नहीं हो सकता है। सो आर्कियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज स्पाइडर। Anthropology is the branch of study that studies the joint bones, and anthropology is the branch of biology that studies the human evolution and culture. तो anthropology होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा डियर? एथ्रोलॉजी। ओके, क्या होगा डियर? एथ्रोलॉजी। ओके, सो एथ्रोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द बोन्स। और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं डियर। ये स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, जैसे फिश के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्नेक्स का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स? गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, इट इज ऑलवेज रिपल्सिव इन नेचर, इट मे और मे नॉट बी अट्रैक्टिव इन नेचर। ओके, तो आपको बताने हैं कि यह ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, इट इज ऑलवेज रिपल्सिव इन नेचर होगा, इट मे और मे नॉट बी अट्रैक्टिव इन नेचर। आपको बताने हैं। तो आपको पता होगा डियर कि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा अपने आप को या किसी पिंड को आकर्षित करने का काम करती है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। क्लियर? आंसर क्या होगा? अट्रैक्टिव इन नेचर। What is the upward force experienced by a body when it immerses in a fluids known as? अगर किसी भी द्रव में, किसी तरल में किसी बॉडी को रखते हो तो इसके ऊपर जो एक ऐसा बल लगता है जो इसको ऊपर पुश आउट करता है, उस बल का नाम क्या है?
टेंजेंटाइल फोर्स, buoyant फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या हाइड्रोलिक फोर्स। तो आपको बताना है डियर। तो व्हेन ए बॉडी इमर्स इन ए फ्लूइड्स इट एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स on that body. The upward force is called upthrust or the buoyant force या buoyancy force. The whole phenomena is called buoyancy. जो phenomena होता है उसे buoyancy कहा जाता है और उसको बल को क्या कहता है, तो buoyant force कहा जाता है। तो ये डियर आज के 10 क्वेश्चन हुए। ये हमारा छठा सेशन है। इस तरह से लगातार सेशन आपको मिलते रहेंगे। अभी आपको बीपीएससी के एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली 3 मंथ्स आपके पास समय है, लगभग ओके। पूरा फरवरी है, पूरा मार्च है, पूरा अप्रैल है और जेएसएससी में जून से पहले नहीं होगा, तो 4 से पहले 5 महीने हैं। तो मैं समझता हूँ कि अराउंड 1000 क्वेश्चन मैं आपको जरूर करा दूंगा और इस 1000 क्वेश्चन में आपका 100% एग्जामिनेशनों में लड़ेगा। फॉर दैट कि आपका एग्जामिनेशन अच्छा हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कांटेक्ट कर सकते हो दिए गए नंबर पे, ओके। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें डियर। अगर आप मोबाइल से देखते हो तो इमिनेंट ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें। आप टैब पे देखना चाहते हो इमिनेंट ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें। आप लैपी में देखना चाहते हो तो इमिनेंट ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब से कॉन्टैक्ट फॉर योर पेड कोर्सेज 7004043326, ओके। आप ईमेल कर सकते हो imminenttutorial@gmail.com। आप घंटी बजाइए डियर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इमिनेंट ट्यूटोरियल्स आप ये मान के चलिए आपके लिए इमिनेंट ट्यूटोरियल आई ओपनर है डियर, ओके। बहुत जल्द हमारी नेशनल करंट अफेयर्स की सीरीज चालू होगी डियर। ये पूरे वर्ष का एनुअल, पूरे वर्ष का जो एनुअली जो आप बात करोगे, जो करंट अफेयर्स है उसकी भी सीरीज बहुत जल्द देखने को मिलेगी और इकोनॉमिक्स की भी सीरीज आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। थैंक यू। Any questions, any query in your minds, you can fetch me over Instagram @Ajit Mehta and eminenttutorial@gmail.com। टेलीग्राम पे भी आ सकते हो डियर और 7004043326 पर आप मेरे को रिंग भी कर सकते हो। सो वेरी थैंक यू। आपका सब कुछ मंगलमय हो और इस साल आपके एग्जामिनेशन में आपको सफलता मिले, मेरी यही कामना है। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त देता हूँ। बहुत जल्द 6th सेशन को लेकर आने वाला। थैंक यू।